अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। इसके अलावा उस जंगल में बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता भी रहा करता था। और इस जंगल का महाराज एक ईगल था। एक दिन एक सेनापति गिद्ध एक पेड़ पर बैठे बैठे ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। इस वर्ष जो कोई पक्षी भी पपीते की खेती करना चाहता है, वो सभी पक्षियां अभी महाराज ईगल से जाकर मिले। महाराज ईगल उन पक्षियों से बात करना चाहता है। इधर दुष्ट कौवा सोए सोए ही सेनापति गिद्ध की ये ऐलान सुन रहा था। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। इस वर्ष जो कोई पक्षी भी पपीते की खेती करना चाहता है, वो सभी पक्षियां अभी महाराज ईगल से जाकर मिले। महाराज ईगल उन पक्षियों से बात करना चाहता है। गिद्ध सेनापति ये ऐलान करके क्या बोल रहा है? मैं भी ईगल महाराज से मिलकर आता हूँ। पता नहीं जंगल में ऐलान क्यों करवाया है, आखिर बात क्या है? मैं इसका पता मालूम करके आता हूँ। उसके बाद दुष्ट कौवा ईगल महाराज के दरबार की ओर रवाना हो जाता है। उसी तरह टूनी, उसके बच्चे बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता सभी गिद्ध का ये ऐलान सुन रहा था। तभी ये ऐलान सुनकर टूनी और उसके बच्चे बंटी, मिट्ठू और दुष्ट कौवा सभी पक्षियां राजभवन की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद सभी पक्षियां महाराज ईगल के पास पहुंच जाते हैं। तभी ईगल महाराज सभी पक्षियों से कहते हैं, सुनो जंगल के पक्षियों, मैं समझता हूँ तुम सभी के पास अपना अपना एक खेत है, इसलिए तुम सभी इस वर्ष अपने खेत में पपीते की खेती कर सकते हो। क्या तुम लोग अपने अपने खेत में पपीते का फसल उगाना चाहते हो? महाराज, पपीते की खेती भला कैसे करूं? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। मैं तो जंगल जंगल घूमकर सबों से मांग कर खाता हूँ। मेरे पास तो सच में एक भी रुपया नहीं है महाराज। तुम्हारे पास पैसा रहेगा भी कहाँ से दुष्ट कौवे? सारा दिन दुष्ट बुद्धि लगाने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना। न मतलब महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुनो दुष्ट कौवे, तुम सभी पक्षियों को इस वर्ष अपना पैसा लगाकर खेती नहीं करना होगा, बल्कि इस वर्ष मैं खेती करने के लिए सभी पक्षियों को मैं पैसे दूंगा और उसी पैसे से तुम्हें अपने अपने खेत में पपीते का फल उगाना होगा। इससे भला आपको क्या लाभ मिलेगा महाराज? अरे कौवे, इससे मुझे ये फायदा होगा कि तुम्हारे पास जो पपीता होगा वो लाकर तुम मुझे दोगे और वो पपीता मार्केट में बेचकर मुझे बहुत सारा फायदा होगा और तुम लोग जो मेहनत करोगे उसका पैसा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। वाह महाराज वाह, आपका कितना अच्छा विचार है कि आप सभी पक्षियों को खेती करने के लिए पैसे देंगे। इससे हम लोगों का भी रोजगार चलेगा और आपको भी फायदा हो जाएगा, है ना महाराज? तुमने बिल्कुल ठीक समझा है बंटी कबूतर। आखिर तुम इतना होशियार कब से हो गए हो? ठीक है ईगल महाराज, जब जंगल के सभी पक्षियां तैयार हैं तो मैं भी इस काम को करने के लिए बिल्कुल राजी हूँ। उसके बाद ईगल महाराज जंगल के सभी पक्षियों को पपीते का फसल करने के लिए पैसे दे देते हैं और दुष्ट कौवे को पैसा मिलते ही पपीते का बीज खरीदने सीधे वह मार्केट की ओर रवाना हो जाता है। उसके बाद मिट्ठू तोता को भी पैसा मिल जाता है और वह भी बीज लाने बाजार की ओर चला जाता है। उसके बाद महाराज ईगल टूनी को भी पैसे दे देते हैं। फिर टूनी चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर मार्केट की ओर निकल जाती है और उसके बाद बंटी कबूतर को भी महाराज ईगल पैसे दे देते हैं और बंटी भी पपीते का बीज खरीदने बाजार चला जाता है। कुछ देर के बाद दुष्ट कौवा पपीते का बीज खरीद कर लाता है और अपने खेत में उसे रोपने लगता है। इधर बंटी कबूतर भी पपीते का बीज लाकर अपने खेत में रोप रहा होता है। इधर मिट्ठू तोता भी अपने खेत में पपीते का बीज रोप रहा होता है।
और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी मार्केट से बीज लाकर अपने 2 बच्चों को लेकर अपने खेत में बीज रोप रही है। उसके बाद सभी पक्षियां अपने अपने घर को लौट जाते हैं। बहुत दिनों के बाद दुष्ट कौवा अपने खेत में आकर देखता है तो उसके खेत में बहुत सारा पपीता फल चुका था जो अभी कच्चा था। तभी दुष्ट कौवा कच्चा पपीता देखकर कहता है, हा 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 हा, सबसे पहले मेरे खेत में पपीता फल गया है। हा 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 हा, सबसे पहले मैं महाराज के पास पपीता लेकर जाऊंगा और सबसे पहले मुझे ही पुरस्कार मिलेगा। हा 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 हा। लेकिन बंटी, मिट्ठू और टूनी के खेत का क्या हाल है? मुझसे पहले उन पक्षियों का पपीता पक चुका है क्या? मैं भी जाकर देख कर आता हूँ। उसके बाद दुष्ट कौवा टूनी के खेत में पपीता देखने चला जाता है। टूनी के खेत में पहुंचकर देखता है कि टूनी के खेत में भी कच्चा पपीता फला हुआ है। ये क्या? मेरे खेत की तरह टूनी के खेत में भी तो कच्चा पपीता फला हुआ है। अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं भी बंटी के खेत में जाकर देखता हूँ कि उसके खेत का क्या हाल है। उसके बाद दुष्ट कौवा बंटी कबूतर के खेत की ओर रवाना हो जाता है। कुछ ही देर के बाद दुष्ट कौवा बंटी कबूतर के खेत में पहुंच जाता है और देखता है कि बंटी के खेत में भी ढेर सारा पपीता फला हुआ है। ये देखकर दुष्ट कौवा कहता है, ये क्या? बंटी के खेत में भी ढेर सारा पपीता फला हुआ है। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ पपीता मेरे ही खेत में फला हुआ है, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बंटी, मिट्ठू सबों के खेत में पपीता फला हुआ है। अभी मैं क्या करूँ? यदि सभी पक्षियाँ महाराज के पास एक साथ पपीता लेकर गया तो सबों को तो थोड़े थोड़े ही पैसे मिलेंगे, और यदि मैं सबसे पहले महाराज के पास पका पपीता लेकर गया तो महाराज तो मुझे खुश होकर बहुत सारा इनाम देंगे। लेकिन जो भी हो, मुझे तो एक बुद्धि लगाना ही पड़ेगा जिससे मैं सबसे पहले महाराज के पास पपीता लेकर जा सकूं। तभी कौवे के दिमाग में खुराफाती आइडिया जन्म लेता है और कहता है, हो हो, मिल गया उपाय। टूनी, बंटी और मिट्ठू को बेवकूफ बनाकर सबसे पहले महाराज के पास पपीता लेकर मैं ही जाऊंगा, तभी महाराज खुश होकर सबसे ज्यादा पैसा मुझे ही देंगे। ऐसा कहकर दुष्ट कौवा अपने घर की ओर लौट जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही दुष्ट कौवा बाजार से पपीता पकाने का फिर दुष्ट कौवा कहता है, हो, लगता है पपीता पकने वाला केमिकल काम कर गया है और मेरा सारा का सारा पपीता पक चुका है। आज पपीता तोड़कर घर में रख देता हूँ, फिर कल जैसे ही सुबह होगी महाराज ईगल को वह पपीता लेकर दे दूंगा और पैसा तो मुझे ही मिलेगा। वाह रे कालू कौवा वाह, हो, तुझे तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। और इधर टूनी, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता के खेत का पपीता अभी तक कच्चा ही था, कारण अभी तक इन पक्षियों ने अपने पपीते में कोई केमिकल का छिड़काव नहीं किया था। इसलिए सभी पक्षियां काफी मेहनत कर रहे थे और इधर दुष्ट कौवा अपने खेत का पपीता तोड़ने लगता है। फिर उसके बाद उसे एक टोकरी में भरकर अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह दुष्ट कौवा पपीते से भरा टोकरी लेकर महाराज ईगल के पास जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा महाराज ईगल के पास पहुंच जाता है। महाराज, आपके लिए मैंने सभी पक्षियों से पहले पपीता लेकर आया है। सबसे पहले लेकर आया मतलब तुम्हारा पपीता इतनी जल्दी पक कैसे गया? सच में तुम्हारा पपीता पक गया है क्या?
जी महाराज, टूनी, बंटी और मिट्ठू का पपीता अभी तक पका नहीं है, क्योंकि वो लोग तो मुझ जैसा मेहनती नहीं है। लेकिन सबू ने तो एक ही साथ पपीते का बीज रोपा था, इसलिए सभी पक्षियों का एक साथ ही पपीता पकना चाहिए था। मतलब महाराज, मेरे खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है, इसलिए सभी पक्षियों से पहले मेरे खेत का पपीता पक गया है। और सारा दिन हमने अपने खेत में मेहनत भी तो किया था, इसलिए मेरा पपीता पक गया है महाराज। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसका मतलब इस पपीते को तो कल मार्केट में बेच कर आना होगा। पहले तुम मुझे अपने टोकरी में से एक पपीता दिखाओ, फिर खाने में इसका स्वाद कैसा है पता चल जाएगा। जी महाराज, मैं भी आपको एक पपीता देता हूँ। उसके बाद जब कालू कौवा अपने टोकरी में से कपड़ा को हटाता है तो देखता है कि टोकरी में रखा सारा पपीता काला हो चुका है। ये क्या दुष्ट कौवे, तुम्हारा पपीता आखिर काला क्यों हो गया? मतलब महाराज, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि टोकरी में रखा पपीता आखिर काला कैसे हो गया। महाराज, मुझे तो देखकर लगता है कि ये पपीता तो सड़ गया है। ये क्या दुष्ट कौवे, तुम कुछ गड़बड़ किए हो क्या? आखिर तुम्हारा पपीता सड़ कैसे गया? न महाराज, सच बताओ दुष्ट कौवे, पपीता आखिर सड़ कैसे गया? नहीं तो अभी तुम्हें मेरा सेनापति फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। मतलब महाराज, सबू के खेत में एक ही साथ पपीता फल गया था, इसलिए मैंने सोचा कि यदि मैं सबसे पहले पपीते को पका लिया तो मैं सबसे पहले महाराज को पपीता दे सकता हूँ, जिससे आप खुश होकर टूनी, बंटी और मिट्ठू के हिस्से का भी पैसा आप मुझे दे देंगे। ऐसा सोचकर पपीता पकाने के लिए मैंने इंजेक्शन के माध्यम से मैंने केमिकल को पेड़ में डाल दिया था। हो दुष्ट कौवे, आखिर तुम दुष्ट के दुष्ट ही रह गया। मैंने तो ये नहीं कहा था ना कि जो मुझे सबसे पहले पपीता ला कर देगा मैं उसे ज्यादा पैसे दूंगा। आखिर तुमने ये सोच कैसे लिया दुष्ट कौवे? अगर बाद में टूनी, बंटी और मिट्ठू पपीता देकर आया तो मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा। असल में मुझे लालच आ गया था महाराज। यदि मैं टूनी, बंटी और मिट्ठू के साथ पपीता लेकर आता तो मुझे भी पैसे मिलता। ये तो दुष्ट कौवे, अभी तुमने समझा। और सुनो दुष्ट कौवे, तुमने जो पपीते में इंजेक्शन दिया था उसी के कारण ये पपीता सड़ गया है। मेडिसिन तो सिर्फ पपीते को पकाने के लिए यूज किया जाता है ना, और तुमने उसे रख दिया जिस कारण ये सड़ गया है। और ऊपर से तुमने कपड़ा भी डाल रखा था, इसलिए उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल सका, जिस कारण तुम्हारा पपीता सड़ चुका है। धन्यवाद महाराज, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर में बहुत काम है। दुष्ट कौवे, तुम घर तो जरूर जाओगे, लेकिन वो तुम्हारा घर नहीं, वो मेरा कारागार होगा। मतलब महाराज, हाँ, तुमने जो पपीता पकाने के लिए मेडिसिन का उपयोग किया है, ये सरकारी कानून के हिसाब से तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसी कारण तुम्हें 3 महीने के लिए कारागार में बंद रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद दुष्ट कौवे को कारागार में बंद कर दिया जाता है। कई महीने के बाद टूनी, बंटी और मिट्ठू के खेत का पपीता पक जाता है। फिर टूनी, बंटी और मिट्ठू पपीता से भरा टोकरी लेकर महाराज के राजभवन की ओर रवाना हो जाता है। और राजभवन पहुंचकर महाराज के सामने पपीते का टोकरी रख देता है। फिर सभी पक्षियों को खुश होकर महाराज टूनी, बंटी और मिट्ठू को पैसे दे देता है। एक दिन दुष्ट कौवा एक पेड़ के डाल पर सो रहा था। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक छड़ी अचानक दुष्ट कौवा के सिर पर लग जाता है और दुष्ट कौवा नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, मैं तो गिर गया। मुझे तो लगता है कि मेरा कमर ही टूट गया। ओहो, कितना दर्द हो रहा है। अरे, मैं तो सो रहा था, मेरे आसपास भी कोई नहीं था, तो फिर भला मुझे किसने मारा जो मुझे इतनी चोट लगी और मैं पेड़ से भी गिर गया?
तभी कालू कौवा घूम कर देखता है तो पाता है कि एक छड़ी में बल्ब जलता है और बुझ जाता है। तभी कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अरे इसका मतलब ये लाठी मेरे सिर पर गिरा था, लेकिन भला ये छड़ी आया कहाँ से? आसपास में तो कोई भी नहीं है और देखता हूँ कि छड़ी में बल्ब जलता और बुझ जाता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कालू कौवा सोचता है कि शायद ऊपर से कोई जहाज गुजर रहा था, तभी ऊपर से ये छड़ी गिर गई होगी। तभी कालू कौवा कहता है, अच्छा, इसका मतलब ऊपर से कोई हवाई जहाज गया होगा और लाठी गिर गया होगा, लेकिन इसमें तो कहीं बैटरी भी नहीं लगा हुआ है। आखिर ये जल कैसे रहा है? फिर दुष्ट कालू कौवा वो छड़ी अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, ये छड़ी तो काफी खूबसूरत है, मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसे रखूंगा, लेकिन मुझे अभी पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तोड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरा कमर जो टूट गया है, लेकिन सभी पक्षी देखकर तो मुझे हंसेंगे। क्या करूँ? बहुत अच्छा होता अगर मुझे कोई घर पहुँचा देता। कोई अगर मेरे पास जादू होता तो मैं उसके माध्यम से आराम से घर पहुँच जाता। खैर कोई उपाय नहीं है, मुझे तो चल कर जाना ही होगा। तभी वो छड़ी में से एक जादू निकलता है और दुष्ट कालू कौवा को उसके घर पर पहुंचा देता है। ये क्या? मैं तो जंगल के अंदर था और मैं बात कर रहा था, लेकिन अचानक मैं कैसे खेत में एक बड़ा सा पेड़ हो जाए और उसमें फल की जगह मुर्गी फैल जाए। मुर्गी, ताकि सबों को देखकर लगे कि टूनी के खेत में इस बार कोई फल नहीं, मुर्गी फला है। टूनी, इस बार तुम्हें महाराज ईगल इस जंगल में नहीं रखेगा क्योंकि मैंने तुमको जंगल से बाहर निकालने का उपाय ढूंढ जो लिया है। हा 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 हा। अब जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे पेड़ में ये मुर्गी देखकर बात महाराज तक जाएगी। फिर वो महाराज तुम्हें पूछेगा, उसका जवाब तुम नहीं दे पाओगी। तब तो हर किसी को लगेगा कि टूनी कोई जादू जानती है, कोई काला जादू से तुम अपने खेत में मुर्गी का पेड़ उगाई हो, जिससे तुम्हें महाराज सजा देकर जंगल से बाहर निकाल देगा। हा हा हा। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो अगर कोई मुझे देख ले तो मुझ पर शक हो जाएगा। ऐसा कहकर दुष्ट कौवा अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता टूनी के खेत से होते हुए मार्केट की ओर जा रहा था। तभी बंटी कबूतर देखता है कि टूनी के खेत में एक पेड़ पर बहुत सारी मुर्गियां फली हुई है। तभी ये देखकर बंटी कबूतर कहता है, ये क्या? ये पेड़ पर तो कोई फल उगना चाहिए, लेकिन फल की जगह ये मुर्गी कैसे उग गया? मैंने तो आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था और ना ही सुना था। इस बात की खबर मुझे महाराज को देना होगा। हाँ बंटी भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलो ईगल महाराज के पास। फिर वे दोनों वहाँ से ईगल महाराज के पास रवाना हो जाते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद महाराज के पास पहुँच जाते हैं। तभी महाराज बंटी कबूतर से कहते हैं, अरे बंटी, तुमको तो देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत डरे हुए हो। आखिर क्या बात है? हाँ महाराज, सच में मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। मगर क्यों? क्या हुआ? तुम्हारे सर पर कोई आसमान गिर पड़ा क्या? नहीं महाराज, मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा कि टोनी के खेत में मुर्गी फला हुआ है। आज से पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। पेड़ में तो हमने एप्पल फलते हुए देखा, आम फलते हुए देखा, लेकिन मुर्गी, ये भला कैसे हो सकता है? नहीं बंटी, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है टोनी मुर्गी पालती है और वो मुर्गी खेत पर चढ़ गई है और तुमको देखने में ऐसा लगा। मुझे पूरा विश्वास है बंटी कि तुमने कुछ गलत देखा होगा। महाराज, मैंने कोई भूल नहीं देखा है, मैंने बिल्कुल सही देखा है। मामला तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। सेनापति जी महाराज, तुम टूनी को बुला करके उसके खेत में पहुंचो और मैं और बंटी कबूतर उसके खेत पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर सेनापति टूनी को बुलाने चला जाता है और इधर बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और महाराज ईगल टूनी के खेत की ओर रवाना हो जाते हैं। सेनापति टूनी के पास पहुंचकर कहते हैं,
टूनी, ओ टूनी, तुम्हें महाराज ने तुम्हारे खेत पे बुलाया है। मगर क्यों सेनापति भैया, मैंने क्या किया है? वो तुम महाराज को जाकर के बताओगी। तुम कोई काला जादू जानती हो और तुम जादू के माध्यम से अपने खेत में मुर्गी उगाई हो। ये क्या बोल रहे हैं आप सेनापति भैया? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है। मैंने कहा ना, वो जाकर तुम महाराज को बताओगी। चलो। फिर सेनापति और टूनी अपने खेत की ओर रवाना हो जाती है। और इधर महाराज और बंटी कबूतर भी टूनी के खेत में पहुंच जाते हैं। ये सब दुष्ट कालू कौवा एक पेड़ के आड़ से छिपकर देख रहा होता है। तभी टूनी और सेनापति को रोककर कहते हैं, ये क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे अपने खेत की तरफ कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताएं कालू भैया, ये सेनापति कह रहे हैं कि तुमने अपने खेत में मुर्गी का पेड़ उगाया है। मैं भला ऐसे कैसे मुर्गी का पेड़ उगा सकती हूँ? मुर्गी का पेड़ भी होता है क्या? टूनी, मुझे भी लेकर चलो तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है। फिर टूनी सेनापति और दुष्ट कालू वो जादुई छड़ी अपने पंख के नीचे छुपा लेता है और खेत में चला जाता है। फिर महाराज टूनी से कहते हैं, अरे टूनी, ये बताओ कि तुमने अपने खेत में ये जादुई पेड़ उगाया है क्या? और इसमें मुर्गी, ऐसा क्यों? ये सब कैसे हुआ महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तभी बीच में बंटी कबूतर बोल पड़ता है, महाराज ये टूनी जरूर कोई काला जादू जानती है। इससे हम लोगों को खतरा है, इसको जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। तभी दुष्ट कौवा मन ही मन कहता है, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही मौका है। और हो भी क्यों ना, मुझे बार बार बोल करके जो है आपसे मार जो खिलाई है, अब इसका बदला तो मैं वसूल कर रहूंगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। हाँ महाराज, ये टूनी जरूर कोई काला जादू जानती है। इससे जंगल के सभी पक्षियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए इसको जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। ये आप क्या बोल रहे हैं कालू भैया? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और आप मुझे सजा देने की बात बोल रहे हैं। तभी वहाँ एक तांत्रिक उल्लू आ जाता है और महाराज से कहते हैं, महाराज, आप टूनी को सजा ना दे। ये टूनी बेकसूर है, इन्होंने कोई गलती नहीं की। दरअसल मैं जादुई छड़ी लेकर इस पेड़ के ऊपर से होते हुए मैं जा रहा था, तभी मेरी जादुई छड़ी गिर गई है। मुझे घर जाकर पता चला कि वो जादुई छड़ी दुष्ट कालू ने उठा लिया है और इसी के पास से देखिए महाराज, इसने तो अपने पंख के नीचे छुपा कर रखा है। क्या रे दुष्ट कौवे, ये सारा खेल तुमने खेला है? सेनापति, जी महाराज, इसको कैद कर लो। रुक जाओ महाराज, मेरे पास जादुई छड़ी है। मैं भी चाहूँ तो आप सबों को पिंजरे में कैद कर सकता हूँ। तभी कालू कौवा वो जादुई छड़ी निकालकर महाराज, सेनापति और टूनी को बंद कर देता है और इधर तांत्रिक उल्लू पर भी जादू करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। अरे ये क्या, महाराज को तो हमने अपनी जादुई शक्ति के माध्यम से बंद कर दिया है, लेकिन तांत्रिक उल्लू पर असर क्यों नहीं हो रहा है? हा 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 हा, दुष्ट कौवे, ये मैं पहले से ही जान रहा था। मैंने अपने आप पर जादू कर लिया है। ये जादुई छड़ी मुझ पर कुछ असर नहीं करेगा। अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर तांत्रिक उल्लू अपने शरीर में से एक जादू निकालता है, जिससे कालू कौवा एक पिंजरे में कैद हो जाता है और वो जादुई छड़ी तांत्रिक उल्लू ले लेता है और महाराज को आजाद कर देता है। फिर तांत्रिक उल्लू कहता है, महाराज, अब आपकी इच्छा, इससे जैसे चाहे आप सजा दें। मैं तो ये जादुई छड़ी लेकर चला, मेरा काम हो गया। ऐसा कहकर वो तांत्रिक उल्लू वहां से चला जाता है और महाराज सेनापति से कहता है, सेनापति, जी महाराज, इसको लेकर राजभवन चलो। फिर दुष्ट कालू कौवे को पकड़कर लेके जाता है और 10 डंडे लगाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए कारागार में बंद कर देता है। दोस्तों, बारिश का समय आ गया था। प्रत्येक दिन बारिश हो रही थी। कभी सुबह तो कभी शाम को जंगल में बारिश हो रही थी।
तो ऐसे बारिश में चिड़ियाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तभी गोरी का बेटा जग्गू रोते हुए बोलता है, मम्मा मुझे भूख लगी है, मैं भूखा नहीं सो सकता। मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना। चुप करो जग्गू, मैं दिखाई नहीं देता? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे बारिश में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? हाँ कालू जी, वो 3 दिन से भूखा सो रहा है। आप इस तरह जग्गू को ना डांटें। आप कैसे भी करके कुछ दाना लेकर आएं। गोरी, पूरे जंगल में पानी भरा पड़ा है। कल मैं गया था, सड़ा गला दाना भी नहीं मिलता। मैं कहाँ से लेकर आऊँ दाना? आप रहो घर पर, मैं जाती हूँ, कुछ न कुछ मेरे बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। गोरी, जरा सावधानी से जाना, ऐसे बारिश में चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। फिर गोरी अपने जान को जोखिम में डालकर तेज बारिश में निकल जाती है और इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा भैया को देखो, भूख की वजह से कैसे चक्कर खाकर गिर गए हैं। आप जल्दी करें। ऐसे मम्मा चिड़िया भागे भागे बारिश में कुक्कू के पास जाती है और बारिश की बूंदें उसके मुंह पर डालती है और कुक्कू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुक्कू बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आप चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगा मम्मा। भाई, आपको चक्कर भूखा रहने की वजह से हुआ है, लेकिन मम्मा क्या करें, बारिश की वजह से कोई अनाज भी नहीं मिल रहा है। गुड़िया बेटी, आप भाई के पास रहें, मैं बाहर जा रही हूँ। कहीं ना कहीं से भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुक्कू मर जाएगा। नहीं मम्मा, मैं भूखा रह जाऊंगा। आप बाहर ना जाएं। कल बुलबुल दाना की खोज में गई, कल उसे चील पकड़ कर ले गई। कुक्कू, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर मम्मा चिड़िया बारिश में भोजन की खोज में निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। मम्मा चिड़िया को ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ बारिश में गोरी भीगते हुए बोलती है, ये डंडा मैं उठा लेती हूँ। अगर कहीं चील आ गए तो मैं इसी डंडे से पिटाई करूँगी। फिर गोरी कौवी उस डंडे को लेकर चली जाती है और भूखा चील पत्ते में छिपा हुआ था और भूखी चील की नजर उस टूनी चिड़िया के ऊपर जाती है। आ गया, शिकार आ गया। छोटी चिड़िया को पकड़कर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी इसे खाकर बहुत खुश हो जाएगी। और टूनी चिड़िया उसके नजदीक आ जाती है। टूनी चिड़िया को क्या पता कि चील पत्तों में छिपा है। तभी चील तुरंत चिड़िया को दबोच लेता है। ये चिड़िया, तू इतनी भी छोटी नहीं है। हम दोनों का पेट आसानी से भर जाएगा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं भी भूखा मर जाऊंगी। तुमको आज खाकर ही रहूंगी। चील ऐसे बोलता है कि गोरी कौवी उसे देख लेती है। अरे बाप, मुझे टूनी चिड़िया को बचाना होगा। टूनी अपने भूखे बच्चे के लिए दाना लेने आई होगी। फिर गोरी कौवी बिना सोचे समझे चील पर हमला कर देती है। वो उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ टूनी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम समय पर नहीं आती तो दुष्ट चील मुझे खा लेती। कैसे मैं तुम्हारा धन्यवाद करूँ। आज तुमने अपने जान पर खेलकर मुझे बचाया है। बस करो, मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ कि तुम्हारी जान नहीं बचाती। वैसे भी मैं कितनी शैतानी करती हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझसे अच्छा बर्ताव करती हो। वो तो है, पर आज मैं बेबस हूँ। मेरे बेटे भूखे हैं। मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 3 दिनों से भूखा है और ऊपर से ये बारिश, पूरे जंगल के पक्षी परेशान हो गए हैं। ऐसे फिर वो भोजन की खोज साथ साथ करती है। इस प्रकार वो जंगल से दूर चले जाते हैं। अब तो बारिश खत्म हो गई, अब कुछ मिल सकता है। इतनी समय से उड़ उड़ कर मेरे पग भी दुखने लगी। अब कितनी दूर जाना पड़ेगा। गोरी कौवी ऐसा बोलकर रुक जाती है। चिड़िया देखो, ये कुछ नए बांस उगे हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। ये क्या बोल रही हो? भला बांस भी कोई खाने की चीज है? अरे हाँ हाँ, बचपन में मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मा बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी। ये खाने वाले बांस है।
फिर गोरी कौवी 2-3 बांस तोड़ लेती है और चिड़िया भी 4-5 बांस तोड़ती है और वो दोनों अपने जंगल आने लगती है। गोरी कौवी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करके जग्गू को खिलाती है। लो जग्गू, ये खा लो, और चिड़िया तुम भी खा लो, इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। पता नहीं गोरी, तुम अब क्या क्या खिलाओगी, अब खा कर देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भी बांस का टुकड़ा खाने लगती है। उसे खाकर तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। गौरी, तुमने तो सही कहा, ये बांस तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, इसका स्वाद भी अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर टूनी चिड़िया बांस लेकर घर आती है और दोनों बच्चों को खिला देती है। अब बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा, मैं पहली बार बांस खाया हूँ, इनका स्वाद तो बहुत अच्छा है। मम्मा, आप तो खिचड़ी बनाकर खिलाती हो, अगर इस बांस को छोटे करके इसकी खिचड़ी एक बार खिला दें तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। हाँ बेटी, तुमने एकदम सही पहचाना। अच्छा, मैं बनाती हूँ। फिर अगले दिन चिड़िया सोच विचार करके बांस के पकोड़े तल देती है। मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बांस के पकोड़े और दो, और खाऊंगा मम्मा। चिड़िया बांस के ढेर सारे पकोड़े बनाती है और अपने बच्चों को खिलाती है और कुछ पकोड़े गोरी के घर देती है। वे सभी मिलकर खाती है और उन्हें भी पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपने तो बांस के ही पकोड़े बना डाले। ये इस मौसम में बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो पेट भर जाएगा। गौरी, मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना जंगल से कुछ बांस लाकर पकोड़े बनाया जाए और जंगल के सभी पक्षियों को खिलाया जाए। जिस तरह मेरे बच्चे भूखे थे, उसी प्रकार जंगल के सभी पक्षी भूखे होंगे। ठीक कहा चिड़िया, मैं भी जाऊंगा तुम दोनों के साथ बांस लाने। वैसे दूसरे पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे बातें कर वे तीनों बांस के जंगल चले जाते हैं और वहाँ से काफी सारे बांस लाते हैं और चिड़िया अपने घर में बांस के पकोड़े बनाती है और कालू गौरी घर के बाहर भूखे पक्षियों को पकोड़े बांटते हैं। दे दो मुझे, और दे दो, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे हैं। हाँ मिट्ठू तोते, ये लो पूरे 3 प्लेट ले जाओ और पेट भरकर खिलाओ अपने पत्नी बच्चों को। गोरी, कालू, ये बांस के पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और भी दो। और वो कबूतर को 1 प्लेट पकोड़े दे देते हैं और जंगल के सभी पक्षी को पकोड़े खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना और अपनी एक बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरी ओर लूसी कबूतरी अपनी बेटी सुंदरी के साथ रहा करती थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, चलो जल्दी से कोई प्लानिंग बनाओ, लूसी कबूतरी को जान से मार डालने की। कालू जी, क्यों ना हम दूध में जहर डालकर लूसी कबूतरी को पिला दे, जिससे वो कबूतरी तो मर जाएगी और उसकी बेटी सुंदरी को ले जाकर चील के हवाले कर देंगे, जिससे हमारी दोस्ती चील के साथ बनी रहेगी और जंगल में हमारा दबदबा भी चलेगा। क्या समझे कालू जी? हाँ, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, मैं समझ गया हूँ गौरी जी, अब देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी की तलाश में निकल जाता है और इधर गोरी कौवी दूध में जहर मिलाकर रख देती है। कालू कौवा लूसी कबूतरी को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखकर कहता है, क्या बात है लूसी बहन, तुम उदास मन से क्यों ऐसे पेड़ पर बैठे हुए हो? क्या बताऊं कालू भैया, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है और मैं भूख के कारण उड़ भी नहीं पा रही हूँ। कुछ मुझे खाने मिल जाता तो मैं आराम से घर भी जा सकती थी। तुम्हारा दुख देखकर मुझे भी दुख हो रहा है लूसी बहन, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें जरूर कुछ खाने दूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। ये सब नीचे एक झाड़ी पर बैठा हुआ बुलबुल देख लेता है और कहता है, अरे ये बात है, लूसी को भला कालू कौवा अपना घर क्यों बुला कर ले गया? जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए।
ऐसा कहकर बुलबुल भी कालू और लूसी कबूतरी के पीछे पीछे चली जाती है और चुपके से सब नजारा देखती है कि लूसी कबूतरी दूध पीने के कुछ ही मिनट बाद वहीं गिरकर दम तोड़ देता है और कालू कौवा और गोरी कौवी हंसने लगते हैं। ये सब देखकर बुलबुल टूनी के पास भागी भागी जाती है और कहती है, अरे बुलबुल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर क्या बात है? टूनी बहन, बहुत बड़ा अनहोनी हो गया। मैंने देखा कि कालू एक पेड़ पर लूसी को कुछ बोलकर अपने घर ले गया और घर में जाकर दूध पिलाकर लूसी दीदी को जान से मार दिया। टूनी दीदी लूसी को मार दिया। अब उसकी बेटी सुंदरी बेचारी क्या करेगी? क्या तुम ये सब अपनी आंखों से देखी हो बुलबुल? हाँ टूनी बहन, मैं ये सब अपनी आँखों से देखी हूँ। इसका मतलब जरूर उस दुष्ट कौवे और उसकी पत्नी ने दूध में जहर मिलाकर लूसी दीदी को जान से मार दिया होगा। इसमें जरूर उसकी कोई चाल है। कहीं ऐसा ना हो कि कालू उसके बच्चे को भी जान से मार डाले। बुलबुल, तुम जाओ और उसकी बेटी सुंदरी को मेरे पास जल्दी से लेकर आओ। फिर बुलबुल सुंदरी के घर की ओर रवाना हो जाती है और घर पहुंचते ही सुंदरी से कहती है, बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को घर से गए बहुत समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। कहीं आपने उसे देखा है आंटी? हाँ, मैंने सब कुछ देखा है सुंदरी, लेकिन यहाँ से जल्दी से निकलो यहाँ मेरे साथ। आप ऐसा क्यों बोल रही हो आंटी? कहीं मेरी मम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरे साथ जल्दी चलो। फिर वे दोनों जल्दी से टूनी के घर पर पहुंच जाते हैं और टूनी सारी बातें सुंदरी को बता देती है और वो सुंदरी रोने लगती है। तभी टूनी कहती है, मत रो बेटी सुंदरी, तुम्हारी मम्मा नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना, और ये गुड़िया तुम्हारी बहन। तुम दोनों मिलकर खेलोगे कूदोगे, जिससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। ठीक है मम्मा, मैं समझ गई। क्या मैं अपनी बहन गुड़िया के साथ बाहर खेलने जाऊं, जिससे मेरा थोड़ा सा मन बहल जाए? हाँ जरूर, लेकिन बेटी एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। फिर ऐसा कहकर वे दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और एक पेड़ पर बैठे बैठे आपस में एक दूसरे से कहते हैं, सुंदरी, तुम्हें पता है कालू अंकल ने तुम्हारी मम्मा को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया था, जिससे तुम्हारी मम्मा मर गई है। और तुम्हें पता है गुड़िया, तुम्हारे पापा को किसने मारा है? नहीं सुंदरी, अब तक मेरी मम्मा ने मुझे नहीं बताया है। तुम्हारे पापा को भी मारने में दुष्ट कालू कौवा का ही हाथ है, मुझे मेरी मम्मा ने बताया था। तब तो मैं उस कालू कौवे के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे जरूर बदला लेकर रहूंगी। मैं अभी कसम खाती हूँ, अगर मैंने दुष्ट कालू का जीना हराम नहीं कर दिया तो फिर मुझे बताना। देखो गुड़िया बहन, जोश से काम नहीं लो, होश से काम लो। अभी हम दोनों छोटे हैं, कालू का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ योजना बनाना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं और उस दुष्ट कौवे से बदला ले सकते हैं। लेकिन क्या योजना सुंदरी बहन? मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि अगर तुम्हें कुछ मुसीबत आए तो जंगल के दक्षिण ओर लाल पहाड़ पर चला जाना। वहाँ एक परी रहती है जो मेरी दोस्त है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी, लेकिन थोड़ा दूर है और काम भी मुश्किल है। कोई बात नहीं सुंदरी बहन, जल्दी चलो। हर मुश्किल का सामना हम दोनों डटकर कर लेंगे, लेकिन पापा का बदला जरूर लेकर रहेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों लाल पहाड़ की ओर चले जाते हैं और इधर टूनी चिड़िया बुलबुल के घर जाकर कहती है, बुलबुल बहन, मेरी बेटी गुड़िया और सुंदरी कहीं नहीं दिख रही है। वे दोनों अभी छोटी है, कहीं उसे कौवा परेशान ना करे। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, वो दोनों छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन है तो होशियार ना, वो जरूर लौट कर आएगी। तुम अभी घर जाओ टूनी बहन। फिर टूनी अपने घर पर आ जाती है और उधर लाल पहाड़ पर एक परी दोनों से कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस जादुई पहाड़ में आने की? मैं तुम दोनों को अभी जादू की शक्ति से खत्म कर दूंगी। आंटी, पहले मेरी बात तो सुनो। मेरी मम्मा का नाम टोनी है और मेरे पापा टोना को दुष्ट कौवा ने जान से मार डाला है, और दुष्ट कौवा मेरी मम्मा को परेशान भी करता है। इसलिए मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ, जिससे मैं दुष्ट कौवा को सबक सिखा सकूँ।
और मेरी माँ का नाम लूसी है परी आंटी। दुष्ट कौवा ने मेरी माँ को दूध में जहर मिलाकर मार डाला है, इसलिए हम दोनों आपसे मदद मांगने आए हैं। प्लीज आप मेरी मदद करो ना परी आंटी। ओहो, टोनी चिड़िया तो जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती है, फिर भी उसके साथ ऐसा धोखा। जरूर उस कौवे को सबक सिखाना। बच्चों, ये लो गेहूं का एक जादुई दाना, इसे खाते ही तुम्हारे अंदर 100 गुना शक्ति बढ़ जाएगी और तुम जैसे चाहोगे उस दुष्ट कौवे को सबक सिखा सकते हो। ठीक है परी आंटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गुड़िया और सुंदरी गेहूं का जादुई दाना लेकर आ और नदी के किनारे बैठकर वे दोनों जादुई दाना खा लेते हैं और कहते हैं, चलो गुड़िया बहन, जाकर दुष्ट कालू को सबक सिखा कर आते हैं। ठीक है, चलो सुंदरी बहन। ऐसा कहकर वे दोनों दुष्ट कालू के घर चला जाता है और कहता है, क्या रे दुष्ट कौवे, तुमने मेरी माँ को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे मेरी माँ मर गई। और तुमने मेरे पिताजी को भी जान से मार दिया और मेरी मम्मा को जब तक परेशान करते रहते हो। क्या कर लोगे तुम दोनों? हाँ, मैंने तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे पिताजी को जान से मार दिया है। चल फोट यहाँ से, बड़ा आया मुझे समझ। और लौट जाते हैं और टूनी वहीं पर सोचने लगती है, ये बात शायद सच है, क्योंकि सुंदरी इतनी आसानी से लकड़ी के 2 बड़े बड़े लट्ठे को कैसे लेकर आ गई। खैर, अब जो भी हो, मुझे तो अब कालू से डरने की कोई बात नहीं और मैं दूसरे तीसरे पक्षी की मदद आराम से कर सकती हूँ। फिर एक दिन सुबह सुबह ईगल महाराज के सेनापति माइक लेकर जंगल में ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। कल महाराज के दरबार में वार्षिक प्रतियोगिता है। उस वार्षिक प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा, महाराज उसे पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा। ध्यान रहे, सभी पक्षियों को कल सुबह महाराज के दरबार में पहुंच जाना है। ऐसा कहकर महाराज का सेनापति वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह सारे पक्षी महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं और महाराज कहते हैं, देखो पक्षियों, आज के इस वार्षिक प्रतियोगिता में जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होगी उसे हम इनाम से नवाजेंगे। इसलिए जिस पक्षी के पास भी ज्यादा ताकत है वो यहाँ पर आए। तभी वहां दुष्ट कालू कौवा और चील पहुंच जाते हैं और उसके साथ लड़ने को कोई तैयार नहीं था। तभी वहां एक परी आती है और कहती है, अरे गुड़िया और सुंदरी, तुम दोनों तो इसका आसानी से मुकाबला कर सकते हो और महाराज तो तुम्हें इनाम भी देंगे, तो फिर तुम दोनों पीछे क्यों हो? अरे परी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? ये दोनों कहाँ छोटी बच्ची और कहाँ ये चील और दुष्ट कौवा, ये दोनों भला इसका मुकाबला कैसे कर सकती है? वो तो वक्त ही बताएगा महाराज। जरा सारा इनाम से नवाजता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो कोई भी काम को हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।